स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार, क्रिएटर्स कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइव बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट ही नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहां हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। ब्रह्मपुत्र की विशाल धाराओं के बीच बसा माजुली सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप नहीं, बल्कि असम की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का जीवंत प्रतीक है। पिछले लगभग 500 वर्षों से यह द्वीप असमिया नव वैष्णव परंपरा, कला और लोक संस्कृति का केंद्र रहा है। इसी पावन धरती पर स्थित है ओनियाती सत्र, जिसकी स्थापना वर्ष 1653 में अहोम राजा जयध्वज सिंह के शासनकाल में हुई थी। यही कारण है कि माजुली और ओनियाती सत्र आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक चेतना के अद्भुत संगम के रूप में दुनिया भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। असम ब्रह्मपुत्र नदी के साथ बसा पूर्वोत्तर भारत का एक खूबसूरत राज्य असम, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत, बिहू नृत्य एवं दुनिया के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली के लिए प्रसिद्ध है। असम यह स्थान स्थानीय जनजाति मिसिंग एवं वैष्णव पंथ के सत्राओं के लिए भी प्रसिद्ध है। असम, आप जो यह सामने बोर्ड देख रहे हैं, यह माजुली का स्वागत पटल है, और सामने जो जाती हुई सड़क देख रहे हैं, यह यहाँ के प्रसिद्ध ओनियाती सत्रा के लिए जाती है, और जिसके लिए यहाँ ऑटो रिक्शा भी उपलब्ध रहता है। अभी आप जो यह सामने बोर्ड देख रहे हैं, इसमें माजुली के प्रमुख पर्यटक स्थलों एवं उनकी दूरियों का विवरण दिया हुआ है, जिसे आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। और यह सामने ओनियाती सत्रा का प्रवेश द्वार है। ओनियाती शब्द ओनी एवं अति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ऊंचे स्थान पर पान की लता। वैसे तो माजुली में वर्तमान में लगभग 25 सत्र हैं, जिसमें ओनियाती, दक्षिण पथ, समागुरी, कमलाबाड़ी, गरमुर एवं बेंगानाती सत्र प्रमुख हैं। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते ही एक दिव्य शांति महसूस होती है, जहां पक्षी अपनी मधुर ध्वनि से आत्मा को बहुत ठंडक देते हैं। यहाँ पर एक संग्रहालय एवं पुस्तकालय भी है, जहाँ भगवान की मूर्ति, धार्मिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, अहोम काल के बर्तन एवं पांडुलिपियां संरक्षित हैं। ओनियाती सत्रा, जिसकी स्थापना 1653 ईस्वी में अहोम राजा जयध्वज सिंह के संरक्षण में की गई थी, और अंदर प्रवेश करने पर आंगन बहुत ही बड़ा होता है, जो गेहुए रंग से लिपा होता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस सत्रा में भगवान श्री कृष्ण के 5 दिव्य स्वरूपों के दर्शन होते हैं,
जिसमें गोविंद जी स्वरूप उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से लाकर स्थापित किए गए थे। ये मिथुन में गोविंद बोलता है, और साइड में गिरिधारी, गिरिधारी मतलब और गोवर्धन पर्वत धारण किया है, गिरिधारी बोलता है। इस साइड में भुवन मोहन, और दोनों साइड में वासुदेव, फोर हैंड वासुदेव जी। ये सिंहासन बोल रहा है, पूरा सिल्वर है और फ्लावर गोल्ड एंड सिल्वर। ये 1653 में स्थापित हुआ। 15वीं शताब्दी में स्थापित ये सत्रह वैष्णव पंथ के धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र हैं, जहां पालनाम, रासलीला एवं जन्माष्टमी आदि उत्सव मनाए जाते हैं। वैसे माजुली में मूल रूप से 65 सत्रह थे, लेकिन कटाव के कारण अब मात्र 25 ही शेष रह गए हैं, जिसमें ओनियाती सत्रह सबसे बड़ा है। और इस समय जो आप सामने देख रहे हैं, यह तुलसी का दुनिया का सबसे बड़ा तना है, जो अत्यंत दुर्लभ एवं प्राचीन है। तो दोस्तों, असम के माजुली द्वीप स्थित सत्रह का यह वीडियो एवं हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? रंगों में सजी परंपरा, रेखाओं में बसी संस्कृति और लोक जीवन की जीवंत अभिव्यक्ति। मिथिला की मधुबनी पेंटिंग भारत की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध लोक कलाओं में से एक है। बिहार के मिथिला क्षेत्र से जन्मी ये कला अपनी बारीक रेखाओं, प्राकृतिक रंगों और धार्मिक, सामाजिक और प्रकृति से जुड़े चित्रों के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। मधुबनी चित्रकला में भगवान राम सीता, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, सूर्य चंद्रमा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और लोक जीवन के अनेक दृश्य बेहद आकर्षक ढंग से उकेरे जाते हैं। आज की पेंटिंग में मैं राधा कृष्ण बनाने जा रही हूँ। उनके साथ इस कैनवास पर मोर, बांसुरी और कमल के फूल भी होंगे, जो मधुबनी पेंटिंग की खास पहचान माने जाते हैं, जिसे मिथिला आर्ट भी कहा जाता है। भारत की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध लोक कलाओं में से एक है। इसकी शुरुआत बिहार के मिथिला क्षेत्र, खासकर मधुबनी जिले से हुई और आज भी यही इसका सबसे बड़ा केंद्र है। नेपाल के तराई क्षेत्र में भी यह कला बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। शुरुआत में ये कला घरों की दीवारों पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती थी। कलाकार अपनी उंगलियों, टहनियों, बांस की कलम, माचिस की तीली और हाथ से बने ब्रश का इस्तेमाल करते थे। रंग भी पूरी तरह प्राकृतिक होते थे, जिन्हें फूलों, पत्तियों, हल्दी, गेरू, कालेख और अन्य प्राकृतिक स्रोतों से तैयार किया जाता था। आज समय के साथ इसमें एक्रेलिक रंग, ब्रश और निब पेन का भी उपयोग होने लगा है। पेंटिंग की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें कैनवास का कोई भी हिस्सा खाली नहीं छोड़ा जाता। हर जगह फूल, पत्तियां, पक्षी, पशु या ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती हैं, जिससे पूरी पेंटिंग बेहद आकर्षक दिखाई देती है। इस कला के पीछे एक बेहद रोचक कहानी भी जुड़ी है। माना जाता है कि जब माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह होने वाला था, तब मिथिला के राजा जनक ने पूरे राज्य को चित्रों से सजाने का आदेश दिया था। तभी से मधुबनी चित्रकला की परंपरा की शुरुआत हुई। मधुबनी पेंटिंग में राधा कृष्ण, राम सीता, शिव पार्वती, सूर्य चंद्रमा, तुलसी, मोर, मछली, हाथी और प्रकृति से जुड़े अनेक प्रतीक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा विवाह, जन्म, होली, दुर्गा पूजा इस कला में दर्शाया जाता है। मिथिला कला की 5 प्रमुख शैलियां हैं: भरनी, कचनी, तांत्रिक, गोदना और कोहबर। हर शैली की अपनी अलग पहचान और चित्रण का तरीका है। 1960 के दशक में इस कला को दीवारों से निकालकर कागज और कैनवास पर लाया गया। इसका उद्देश्य मिथिला क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था। आज ये कला दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना चुकी है और कई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालयों व प्रदर्शनियों में प्रदर्शित की जा चुकी है। साल 2007 में मधुबनी पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक GI टैग भी मिला, जिसने इसकी विशिष्ट पहचान को आधिकारिक मान्यता दी। इस कला से जुड़े कई कलाकारों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुके हैं।
और आखिरकार मेरी राधा कृष्ण थीम वाली मधुबनी पेंटिंग पूरी तरह तैयार है। इस पेंटिंग में राधा कृष्ण के साथ मोर, बांसुरी और कमल जैसे पारंपरिक तत्वों को शामिल किया गया है। भारत का दशकों पुराना सपना अब साकार होने के बेहद करीब है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तेजी से अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है और यही परियोजना देश में बुलेट ट्रेन युग की शुरुआत करेगी। अब तक जापान, चीन और यूरोप में दौड़ती बुलेट ट्रेन को देखने वाले भारतीय जल्द ही इसका अनुभव अपने देश में कर सकेंगे। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, अत्याधुनिक तकनीक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस ये ट्रेन न केवल सफर का समय घटाएगी बल्कि भारत के रेल परिवहन को नई गति और नई पहचान भी देगी। बुलेट ट्रेन पर काम रुक गया, प्रोजेक्ट डिले हो गया? बिल्कुल भी नहीं। असल कहानी इससे बिल्कुल उलट है। कंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड स्पीड से चल रहा है और 2027 में पहला सेक्शन खुलने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, आज इंडियन रेलवेज लगातार नए माइलस्टोन अचीव कर रही है। एक साथ 75 रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन, रेलवे नेटवर्क 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और हाइड्रोजन पावर ट्रेन जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स इस बात का सबूत है कि भारत का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से मॉडर्न हो रहा है। लेकिन इन सभी डेवलपमेंट्स के बीच एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। तो आइए एक क्विक प्रोग्रेस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर अब तक क्या क्या प्रोग्रेस हुई है और आगे का रोड मैप क्या है। दोस्तों, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर भारत और जापान के बीच डिस्कशंस लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों का फोकस इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द ऑपरेशनल बनाना है। हाल ही में हुई बातचीत में भी इस बात पर सहमति बनी कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को स्पीड दी जाए ताकि भारत में हाई स्पीड रेल सर्विस का सपना जल्द हकीकत बन सके। और इस बीच जापान ने कंफर्म किया है कि वो भारत को अपनी नेक्स्ट जनरेशन E10 सीरीज शिनकानसेन ट्रेन्स अर्ली 2030s में प्रोवाइड करेगा। ये ट्रेन्स अभी डेवलपमेंट फेज में हैं और इन्हें कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए तैयार होने में कुछ साल और लगेंगे। इसी वजह से भारत और जापान ने मिलकर एक प्रैक्टिकल फैसला लिया है। जब तक E10 सीरीज तैयार नहीं होती तब तक प्रोजेक्ट के शुरुआती ऑपरेशंस इंडियन डेवलप्ड हाई स्पीड ट्रेन्स के साथ शुरू किए जा सकते हैं ताकि बुलेट ट्रेन सर्विस को अननेसेसरी डिले ना हो सके। और हाँ, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो प्रोजेक्ट पर काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्रिजेस, वायडक्ट, स्टेशंस और टनल्स का निर्माण कई जगहों पर एडवांस स्टेजेस में पहुंच चुका है। कॉरिडोर के पहले सेक्शन को 2027 तक ऑपरेशनल करने का टारगेट रखा गया है। यानी जिस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को कभी सिर्फ एक विजन माना जाता था, वो अब धीरे धीरे ग्राउंड रियलिटी में बदलता हुआ दिख रहा है। अब अगर सीधे शब्दों में समझें तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल बन चुका है। जापान की कटिंग एज टेक्नोलॉजी और भारत की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी के साथ ये प्रोजेक्ट दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी मजबूत बना रहा है। और सबसे बड़ी बात, दोनों देशों का कॉमन गोल एक ही है, भारत में हाई स्पीड रेल सर्विस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लोगों तक पहुंचाना। तो बहुत जल्दी हम सभी हाई स्पीड ट्रेन और बुलेट ट्रेन का आनंद भी ले पाएंगे। इसी के साथ क्रिएटर्स कॉर्नर में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करने तथा उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा कृषि आपूर्ति श्रृंखला का सशक्त और सक्रिय भागीदार बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ड्रोन दीदी योजना। प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह को एक ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे महिलाएं ड्रोन पायलट बन करके कृषि क्षेत्र में किसानों की सहायता कर सकेंगी और स्वयं रोजगार के नए अवसर वो कर सकेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के गतिशील नेतृत्व में इस पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन संचालन, तकनीकी जानकारी तथा ड्रोन रिमोट पायलट सर्टिफिकेट RPC के लिए 1 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। एक दिन में कम से कम 10-15 एकड़ में सफर हो जाता है और इससे मैं इनकम अच्छी कर लेती हूँ और अपने परिवार का अच्छे से गुजारा हो जाता है। इतना ही नहीं, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन खरीदने के लिए ड्रोन एवं सहायक उपकरणों की लागत पर 80% तक या अधिकतम 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
हरियाणा में डबल इंजन की सरकार महिलाओं को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर बना रही है उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई शक्ति। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारतीय रसोई स्वाद और विविधता से भरपूर है। रोज रोज एक जैसा खाना खाते खाते अक्सर मन करता है कि कुछ नया और हेल्दी ट्राई किया जाए। तो आज हम लेकर आए हैं ऐसी ही एक स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपी, सोयाबीन के कोफ्ते। प्रोटीन से भरपूर ये कोफ्ते न सिर्फ खाने में बेहद स्वादिष्ट होते हैं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद भी आते हैं। तो आइए जानते हैं सोयाबीन के नरम, स्वादिष्ट और मसालेदार कोफ्ते बनाने की आसान विधि। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सोयाबीन के ऐसे कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम बिना फ्राई किए ही बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इंस्टेंट बनके ये रेडी भी हो जाते हैं। इतने इजी है इनको बनाना और घर के बेसिक सामान से ही ये कोफ्ते बनके रेडी हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल माउथ मेल्टिंग ये कोफ्ते बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी प्यारी सी रेसिपी को। सबसे पहले यहाँ पर मैंने सोयाबीन को भिगो लिया है। तो मैंने यहाँ पर टोटल 1.5 कटोरी सोयाबीन ली है। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से सोयाबीन ले लीजिए और इसको गर्म पानी में मैंने अच्छे से भीगने के लिए रख दिया है। 10 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ढक के रख देती हूँ। साइड में यहाँ पर मैंने लिया है दाल तड़का और इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच देसी घी। आप चाहो तो यहाँ पे ऑयल भी डाल सकते हो। और इसी में मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच बेसन। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पर बेसन को अच्छे से भून लेना है। तो आप चाहो तो इसे ऑयल या रिफाइंड में भी भून कर रेडी कर सकते हो, लेकिन घी में भूनने से काफ़ी अच्छी इसमें स्मेल भी आती है और सब्जी में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो चलिए इसको हम भून लेते हैं और हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हमें बेसन को भूनना है। ध्यान रहे कंटिन्यू ही चलाना है और गैस की फ्लेम को लो रखना है। तो चलिए यहाँ पर अभी ये हल्का सा भुनना स्टार्ट हो गया और अच्छी सी खुशबू भी इसमें आने लगी है। आप इसका कलर देख सकते हो चेंज हो गया है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर बेसन को अच्छे से भून लूँगी। जब इसे आप कंटिन्यू चलाओगे ना तो ये एक प्यारे से कलर के साथ भून के रेडी होता है। तो वहाँ पर मैंने बेसन को भून लिया है और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब मैं यहाँ पर ये प्याज छील रही हूँ। तो हमें यहाँ पर 6 से 7 प्याज लेनी है और इनको छील लेना है। छीलने के बाद अच्छे से हम इसको वॉश कर लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे 6 से 7 कलियाँ मैं लहसुन की भी यूज़ करूँगी। तो आप अगर लहसुन खाते हो तो ज़रूर डालना सब्जी में। तो यहाँ पर मैंने सारी प्याज को छील लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये लहसुन की कलियाँ और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्ची। तो यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्ची को भी लिया है और बिना पानी डाले इसको दरदरा सा हमें पीस लेना है। हमने ध्यान रहे कि इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना है, हल्का सा हमें इसको पल्स मोड पे ही पीसना है। और जब आप इसे बिना पानी के और साबुत में प्याज को पीसोगे ना तो ये इसी तरह से दरदरी पीस के रेडी होगी। यहाँ पर हमारी जो सोयाबीन है वो भी भीग के अच्छे से तैयार हो गई है, आप देख सकते हो, और बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब हमें इसको 4 से 5 बार अच्छे से धो लेना है साफ पानी से, ठंडे पानी से। और इसको मैं अभी निचोड़ के डाल रही हूँ मिक्सी के जार में। तो सारा पानी हमें इसको अच्छे से निकालना है और उसके बाद ही हमें मिक्सी के जार में इसे डालना है। ध्यान रहे सोयाबीन में ना पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से पानी निचोड़ते हुए हमें मिक्सी के जार में इनको डाल लेना है। फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मेरे आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर अभी हम बिना पानी डाले सोयाबीन को अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही इजीली से ये पीस के रेडी हो जाती है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप इसे पल्स मोड पे पीसना, बहुत इजीली से ये पीस के रेडी हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स सोयाबीन की मैंने और भी अपने चैनल पर रेसिपी डाली है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है उसको भी, तो आपको ये रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब मैंने इसमें डाला है भुना हुआ बेसन, तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच बेसन बचा लूँगी जिसका यूज़ हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने बचा लिया है, बाकी का 3 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दरदरा पिसा हुआ प्याज का पेस्ट। फ्रेंड्स ज़रूर डालना, फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। और इसमें मैंने डाला रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साथ ही नमक डाला है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमें इस तरह से इसके छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। फ्रेंड्स इजीली से वो पेस्ट बन जाएगा, हमारा डो के फॉर्म में रेडी हो जाएगा। बिना पानी डाले हमें ये काम कर लेना है और बहुत ही अच्छी सी इसमें बाइंडिंग आती है। जो हम प्याज और बेसन डालते हैं तो बहुत अच्छे से ये बॉल्स बन के रेडी हो जाती है। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है, इसमें जीरा डाला है, साथ ही मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, दरदरा पिसा हुआ प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची, जिसको मैंने स्टार्टिंग में ही पीस के रेडी कर लिया था। तो सारा पेस्ट मैं यहाँ पर डाल देती हूँ और इसको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम भून लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज हल्का हल्का सा भुनना स्टार्ट हो गई है और जब तक कि इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आता है हमें इसको ऐसे ही कंटिन्यू चलाते हुए भून लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसने ना ऑयल भी सेपरेट करना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे। तो बेसिक मसाले ही मैं डाल रही हूँ। रेड चिली पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेना है। और फ्रेंड्स मसाले कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आपको अगर तीखा खाना ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे हरी मिर्ची को कट करके भी डाल सकते हो या फिर रेड चिली की मात्रा भी आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो। तो चलिए अभी मसाले भी अच्छे से भून गए हैं, काफ़ी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। अब मैंने इसमें बेसन डाला है भुना हुआ, तो ये ऑलरेडी भुना हुआ है, हमें इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस अच्छे से प्याज और मसालों के साथ अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स बेसन डालने से इसमें काफ़ी अच्छा टेक्सचर आता है ग्रेवी में। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 बिल्कुल रेड वाले टमाटर। आप ग्रेवी का कलर देख सकते हो टमाटर की प्यूरी का, बहुत ही अच्छा सा रेड कलर इसमें है। बहुत ही अच्छे लाल रंग के टमाटर मैंने यहाँ पर 3 टमाटर पीस के रेडी किए थे, जिससे कि मैंने इसमें अभी डाल दिया। और फ्रेंड्स इससे ना ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत अच्छी सी हमारी ग्रेवी बनके रेडी होगी। अगर आप लाल वाले टमाटर का यूज़ करोगे ना बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। और यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से ये थिक हो गई है, क्योंकि हमने इसमें जो बेसन डाला है ना, बेसन फूल जाता है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर और फ्लेवर आता है बेसन डालने से सब्जी में। तो थोड़ा डालें और कच्चा बेसन यूज़ ना करें। तो चलिए यहाँ पर ये अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे टमाटर के साथ भी। और जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट होता है हमें इसको अच्छे से लगातार कंटिन्यू चलाते रहना है। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आ रही है, वीडियो बनाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स अभी मैंने यहाँ पर डाल लिया है पानी, तो मिक्सी के जार में काफ़ी प्योरी लगी रह गई थी और 1 गिलास मतलब टोटल मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी डाला है। और अभी हम इसके ऊपर रख देंगे स्टीमर, जिसमें मैंने सारी बॉल्स पहले ही लगा के रेडी कर ली थी। और साइड में मैं यहाँ पर कपड़ा लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें से स्टीम निकल रही थी और कपड़ा लगाने से ना स्टीम निकलेगी नहीं, सारी स्टीम अंदर जाएगी, जिससे कि जो हमारी बॉल्स हैं वो अच्छे से स्टीम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट तक हमें इसको इस ग्रेवी के ऊपर ही रखना है, जिससे कि हमारी ग्रेवी भी अच्छे से पक जाएगी और हमारी बॉल्स भी अच्छे से पक जाएगी। तो आपको यह आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फ्रेंड जब आप इस तरह से स्टीम करके बनाओगे ना तो बिल्कुल भी आपको टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप चाहो तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाना। जो भी ऑयल कम खाना पसंद करते हैं, बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट टेस्ट के साथ ही हमारी बॉल्स बन के रेडी होते हैं। बहुत ही अच्छे से हमारे सोयाबीन के कोफ्ते बनके तैयार हुए थे। हमारे घर में तो ये रेसिपी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैं अक्सर इसी तरह की रेसिपीज़ आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आप सबको भी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आती है। आज का आइडिया आपको कैसा लगा? और यहाँ पर देखिए अभी मैं आपको इसे कट करके भी दिखाऊंगी। बहुत ही सॉफ्ट से हमारे जो है ना कोफ्ते बनके रेडी हुए हैं, बिल्कुल माउथ मेल्टिंग है, बिल्कुल ही अच्छे ये बनके तैयार हुए। बहुत ही टेस्टी चटपटी सी हमारी सब्जी बनके तैयार हुए हैं।
इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी है कुछ अलग करने का जज्बा तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप हमें 8130555806 इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज पर।